हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएसजी के क्लासेस में। साथियों, कल वीडियो नहीं दे पाए हम लोग क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता थी। आज फिर से कंटिन्यू करेंगे सुबह के 11 बजे जो आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास है, इसको फिर से हम लेके आ गए हैं। तो आज इस सेट में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था। यहाँ पे बात करें सल्तनत काल की तो 1206 में सल्तनत काल की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 1526 तक ये चलता है। यहाँ से दिल्ली सल्तनत अब आ जाता है मुगल वंश में, क्योंकि 1526 में मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। तो सल्तनत काल की यहाँ पे बात करेंगे तो भू राजस्व का जो सर्वोत्तम ग्रामीण होता है उसको हम चौधरी कहते थे। आज भी चौधरी टाइटल लगता है, तो चौधरी से याद रखिए कि जो चौधरी होता था टाइटल, ये सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, न कि मुगल वंश की। मुगलों की तो क्या थी, अरबी थी कि क्या थी, इसी थी ना। लेकिन यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो ये आपका फारसी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करिएगा कि दिल्ली सल्तनत के जो दिल्ली सल्तनत की जो राज दरबारी भाषा थी ये आपकी फारसी थी। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो एलोरा के गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो एलोरा के गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे कि एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है साथियों ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण। इसके बाद है आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर आप देखेंगे तो मोढेरा का सूर्य मंदिर हो जाएगा आपके गुजरात में। ये देखिए सूर्य मंदिर एक आता है यहाँ का उड़ीसा का, वहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर तो आपके उड़ीसा में हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर हो जाएगा आपके गुजरात स्टेट में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका मोढेरा है इसका जो सूर्य यहाँ पे जो सूर्य मंदिर है ये हो जाएगा आपके गुजरात स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। 1843 तक ठगी प्रथा को एकदम से समाप्त कर दिया गया था भारत से, और सती प्रथा का अंत याद रखिए 1827-28 के बीच में। ठीक है, 1827-28 के बीच में ये सती प्रथा का अंत किया था किसने, तो लॉर्ड विलियम बेटिंक ने। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1843 में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था पूर्ण रूप से, लेकिन सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेटिंक को। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। इसके बाद है आपका नील कृषकों के दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक कौन थे। नील दर्पण ये जो पुस्तक है ये वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। ये नील कृषकों यानी नील की जब अंग्रेजों के द्वारा खेती कराई जाती थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो उनकी दुर्दशा पे लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण। और इसको लिखने का जो कार्य किया था यानी ये जो पुस्तक लिखे थे इनका नाम था दीनबंधु मित्र। इस क्वेश्चन से आपके हमको लग रहा है कि यूपीएससी, बिहार पीसीएस और उत्तर प्रदेश पीसीएस से लेके झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नील कृषकों के दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के जो लेखक थे ये दीनबंधु मित्र थे, यानी कि यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था। देखिए दास प्रथा को अवैध घोषित किया जो मैंने बताया 1843 आते आते भारत से पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। तो 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। आप यहाँ पे ए ऑप्शन को सही करेंगे कि भारत में दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित की गई। इसके बाद है आपका भारत है एक। भारत क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना। ठीक, सभी धर्म एक समान। ये नहीं है कि भारत में हिंदुओं को सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दी जाएगी तो मुसलमानों को सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इनको नहीं दी जाएगी। सभी धर्म को एक नज़र से देखना, एक पक्ष में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है भारत में। ठीक है, और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। तो
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके बाद है आपका भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। तो भारत का जो संविधान है इसकी जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना भाग है इसको उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इसके बाद है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अगर जो आप अभिभावक देखेंगे तो भारतीय संविधान का अभिभावक हो जाएगा जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो संविधान का जो आर्टिकल 124 है यानी कि 124, इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। इसके बाद आपका साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो भारत की विदेश नीति से संबंधित हो जाएगा आपका आर्टिकल 51, यानी कि जो अनुच्छेद आपका 51 है ये आपके विदेश नीति से संबंधित है साथियों। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंध रखता है। इसके बाद है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए 1 रुपये से बाद वाले जितने भी नोट होते हैं उस पर हस्ताक्षर होता है यानी साइन होता है, सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर का। लेकिन जब जो ये आपका 1 रुपये का नोट होता है जो पहले चलता था, अब तो बंद हमको लग रहा है कर दिया गया है, तो इस पे होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ₹1 के नोट पे वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन अभी लोग आप नहीं जानते थे तो जान जाइए कि लाला लाजपत राय द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी, यह संस्थापक थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसका मुख्यालय हो जाएगा आपके उदयपुर में। बात करेंगे उदयपुर की तो ये आपके राजस्थान में पड़ता है उदयपुर, और यहीं पे आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है। इसके बाद है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे तो ये आपके रूस से सहयोग से स्थापित किया गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपके उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में स्थित है। इसको आप याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल के क्वेश्चन में भी आते हैं। जैसे यूपी के कांस्टेबल के एग्जाम में जो लीक हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आपके भदोही में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि देखेंगे 1992 से 97 के बीच में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो एशियन ड्रामा की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों तो एशियन ड्रामा हो जाएगा गुन्नार मिर्डल, गुन्नार, ठीक, गुन्नार मिर्डल ऐसे लिखा है, यहाँ पे 2 हो गया मिर्डल, इनके द्वारा रचित ये पुस्तक है एशियन ड्रामा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो मृत ज्वालामुखी जो किलिमंजारो है ये आपके तंजानिया में स्थित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे लोएस का जो पठार है साथियों किस देश में स्थित है। तो लोएस का जो पठार है इसकी अगर जो हम बात करते हैं तो लोएस का पठार हो जाएगा आपके चाइना में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। तो फ्रंटल वर्षा, ठीक, फ्रंटल जो वर्षा होती है ये होती है चक्रवाती गतिविधि के कारण। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत महाद्वीप की बात करेंगे तो ये कहा जाता है अंटार्कटिका को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल की बात करेंगे तो ये आपके अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि सहारा जो मरुस्थल है साथियों ये आपके कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका देश में। नेक्स्ट हो जाएगा अफ्रीका देश नहीं महाद्वीप में मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो मेट्रोलॉजिया ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है अरस्तु के द्वारा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर
सी को करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मोनाजाइट बालू को में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट बालू की बात कर लेंगे तो मोनाजाइट बालू में पाया जाता है थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मोनाजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। इसके बाद आपका है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया होता है वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है। बीजांड की बात करेंगे तो ये आपके नीटस में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी, नहीं नीटस नहीं होगा, साइकस होगा, साइकस में, सॉरी फॉर, इसमें हो जाएगा ए, साइकस। इसके बाद है सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। तो सुगंधित पुष्पों में जो परागण है साथियों ये होता है कीटों के द्वारा, क्योंकि जब पुष्प सुगंधित होगा तो उस पर कीट ज़्यादा बैठेंगे और एक जगह से दूसरे जगह संचरण करेंगे, तो वहाँ से ये परागण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा यहाँ पे। तो विटामिन सी का सबसे जो उत्तम स्रोत हो जाएगा वो आपका आंवला हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। ठीक है, चलिए